संशोधन बिल 2025 के आने के बाद देश में इसकी चर्चाएं आम हो गई है। और जब से इसकी चर्चाएं आम हुई है, क्षेत्रीय स्तर की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें, कई जरूरी मुद्दे दब कर रह जाते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिक्कत टॉक। आज हम वक्फ मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वक्फ बिल आने के बाद मुसलमानों में बेचैनी क्यों है, अमन पसंद हिंदुस्तानी परेशान क्यों है, आखिर लोग इसको लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, सरकार इस तरह की चीजें क्यों कर रही है। तमाम तर बातें हैं जिसे हम बात करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि रमजान के महीने में अगर हम कई बात कर रहे थे तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि ईद के बाद चुनाव की जो तैयारियां है वो शुरू हो जाएगा और तमाम तर लोग जो है विधानसभा जो की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अब क्या हुआ है, वक्फ मामले को लेकर जो एक हल्ला उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और ये थमने वाला भी नहीं। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि किस विधायक ने 5 साल में क्या काम किए हैं। लोग उनसे सवाल करते, कामों का लेखा जोखा लेते, लेकिन वक्फ की चर्चा इतनी तेज है कि मीडिया कवरेज अब दूसरी जगह के लिए समय ही नहीं बच पाएगा या फिर उन चीजों को कोई महत्व भी नहीं दिया जाएगा। देश के कई ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिस पर बात होना चाहिए था, लेकिन वक्फ बिल के बाद हर कोई वक्फ के समर्थन में तो कोई वक्फ के विरोध में आ खड़ा हुआ है। हर जगह आप मोबाइल खोले, टीवी खोले, हर जगह वक्फ 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 की बातें हो रही है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि सरकार रह रहकर इस तरह के बिल क्यों लाने का काम करता है जिससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वक्फ की चर्चा जब से तेज हुई है, क्षेत्र के विकास के मुद्दे दब से गए हैं। कई जरूरी मुद्दे जो है क्षेत्रीय स्तर से या नेशनल लेवल की बात करें वो दब से गए हैं। किशनगंज का एक बड़ा मुद्दा दब गया वक्फ के हल्ले में। दफ्तरी का आपने मुद्दा देखा जिसमें 999 की जो कीमत की जो चीज है उसे 3999 में आपकी किशनगंज दफ्तरी में बेचा जा रहा है और वो मुद्दा दब सा गया। अगर वक्फ का मामला नहीं चलता तो मुद्दा जो है काफी ज्यादा होता। जैसे हमारे देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जो वक्फ के हल्ला के बीच वो दबाया जा रहा है, वो दब जा रहे हैं। वक्फ को लेकर बड़ी खबर यह भी है कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पहली याचिका दायर की है। दूसरी याचिका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी दायर की है। वक्फ को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं, कई लोग और तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें जो है तमाम तर चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ पे जो लोग हल्ला कर रहे हैं क्या वो गलत है, क्या हम वक्फ को जो है उस पर हल्ला क्यों किया जा रहा है, आखिर लोग इतने परेशान क्यों है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ को लेकर जो सरकार कानून लेकर आई है, आपने कल का एक खबर देखा होगा कि यूपी में तैयारी शुरू हो गई है। वक्फ की जो अवैध जमीनें हैं उस पर चिन्हित करने का जिला मजिस्ट्रेट को जो है सूचनाएं दी जा रही है। अवैध किसको, जिसमें कागजों की कमी रही गई होगी, उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। वक्फ जमीन को अगर वक्फ किया था, आपने इमरान प्रतापगिरी को सुना होगा, उन्होंने सदन में कहा कि हमारे पूर्वजों ने वक्फ की जमीन वक्फ किया यानी अल्लाह के नाम किया, तो वो हमारे लिए की है, मुस्लिम समाज के लिए किए हैं। लेकिन अब उस पर सरकार की नजर है। अब सरकार उस पर क्या करेगी उन जमीनों का जिसका कागजी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत कुछ कमी आ रह जाए। कुछ लोग ये भी गिना रहे हैं कि वक्फ का चर्चा तो जरूरी है, लेकिन क्या वक्फ की जमीनों से कभी किसी गरीब को फायदा हो चुका। कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट में लिखा और कई लोग हैं जो मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वक्फ पर चर्चा तो जरूरी है लेकिन वक्फ से गरीबों को क्या फायदा। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बात सही है कि वक्फ का नाजायज इस्तेमाल, वक्फ के जमीनों का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही अपने समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं कि वो जमीनें सरकारें ले ले। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं तो उसे सुधारा जा सकता है। आज जो लोग वक्फ की कमियों पर बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपके साथ कोई घटना घट गई, गिर गए हैं, आपको चोट आया है और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इस आदमी को गाड़ी चलाने का जो है तमीज नहीं था, वो बहुत तेजी में गाड़ी चला, आपके हाथों से खून बह रही है, वो उसे नहीं देख रहा है, आपको मरहम पट्टी नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको ताने मार रहा है। ये उसी तरह के लोग हैं। ये किसी न किसी को बचाने के फिराक में है। वक्फ बोर्ड में लाख कमियां हो सकती है,
लेकिन ये वो चर्चा का विषय नहीं है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। अभी वक्फ को लेकर सरकार ने जो रुख अख्तियार किया, जो कानून लाया है, ये कानून किसी भी तरह से सही नहीं है, इसे हम सही नहीं कह सकते हैं, किसी भी कीमत पर सही नहीं कह सकते। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ऐसे थे जिनसे उम्मीदें की जा रही थी कि ये लोग कुछ करेंगे और वक्फ का जो मामला है वो लटक जाएगा, लेकिन इन लोगों ने भी अपना जो असली चेहरा है वो दिखाया और वो बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में आज भी कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो जदयू के दामन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कई लोग मिसाल दे रहे थे कि प्रशासनिक स्तर से हम कमजोर हो जाएंगे। तमाम तर चीजें हैं, बहरहाल जिनकी जैसी सोच है उनकी वैसी विचार होगी। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे कि जो लोग आज भी जदयू के साथ रहना चाहते हैं या अपने बड़े लोगों को रहने की सलाह देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उनको थाने का काम पड़ता होगा, उनको ऑफिसों का काम पड़ता होगा, उनका अपना काम बनता रहे, क्योंकि जब आप सरकार के साथ रहेंगे तो आपके काम होते रहेंगे, आपको आसानी होगी, आपको अपने काम निकालने के लिए तमाम तर चीजों को लोग चाहेंगे कि वो खुद भी जदयू के साथ बने रहे और उनके जो बड़े लीडर है वो भी बने रहे। बहरहाल इस पर हम अलग से बात करेंगे। वक्फ में लाखों कमियां हो सकती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धन्ना सेठ हुआ करते थे, जो दनबल वाले लोग होते थे, उन्होंने वक्फ की जमीनों का गलत फायदा उठाया है, तो उस पर सुधार करने की जरूरत थी। उस पर कोई इस तरह का कानून बनाया जाता कि उन लोगों से उस चीज को वापस लिया जाता। लेकिन ये क्या आप मुसलमानों की संपत्ति को सरकार आप अपने अंडर लेना चाहते हैं, फिर आप किसे देंगे नहीं पता। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को देने का इरादा रखते हैं। आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि आप नमाज में है, आपकी जो मस्जिद है वो झोपड़ी की है, पानी टपक रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आए और आपसे ये कहे कि मैं जो है आपकी मस्जिद को सोने का बना दूंगा, लेकिन आप कब नमाज पढ़ेंगे, टाइमिंग हम फिक्स करेंगे, आप कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे ये हम फिक्स करेंगे, तो क्या हम ये मंजूर कर सकते हैं? बहुत ज्यादा हमें वक्फ को समझने की जरूरत नहीं है। कई बड़े बहुत ढेर पढ़े लिखे लोग होंगे, उन लोगों ने जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया होगा और वो अक्सर ये पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करेंगे कि वक्फ पर जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपने वक्फ को पढ़ा है, आपने वक्फ को समझा है, इससे मुसलमानों को नुकसान क्या है, उसको आप डायरेक्टली ये समझाइए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, जो लोग ज्यादा समझ लेते हैं, तो फिर उनका जो है माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो लोग ऐसी बहकी बहकी बात करेंगे। हमने आपको कहा कि आपकी मस्जिद जो है टूटी हुई हो, फूटी हुई हो, लेकिन आप कितने रकात नमाज पढ़ेंगे, आप कब नमाज पढ़ेंगे, कितने लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे, कितने टाइम का नमाज पढ़ेंगे, ये कोई ये कोई अगर सरकारी आदमी ये तय करे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या ये आपको अच्छा लगेगा? ठीक उसी तरह की चीज वक्फ पे हो रहा है। आपके जमीन है, कहाँ मदरसे बनेंगे, कहाँ क्या बनेंगे, कौन वैध है, कौन अवैध है, किसे सरकार लेगा, कौन जमीनों को आपको दिया जाएगा, क्या ये चीजें सही है? और सिर्फ आप मुसलमानों की वक्फ के लिए क्यों कानून बनाते हैं साहब? आपने गिरजाघरों के लिए नहीं बनाया, आपने चर्चों के लिए नहीं बनाया, आपने मंदिरों के लिए नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मुसलमानों के पास जमीन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वक्फ की इतनी सारी जमीनें हैं, लेकिन आम लोग को उससे क्या फायदा? हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे के पास बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन उससे आम लोगों को क्या फायदा? तो क्या रेलवे की जमीन हम किसी को भी दे दे? वक्फ की जमीनें हैं, आम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारी है, उस पर संशोधन की जरूरत है, उस पर कोई जो तरीका है वो अपना जाए, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हो सकता कि उसे सरकार ले ले। तमाम तरह की जो है बातचीत हो रही है। कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहे हैं, और मैंने देखा उनके चेहरे को, उनके चेहरे पे मायूसी थी, बेबसी थी। शायद उनके चेहरे को अगर जो मैंने पढ़ पाया, मैंने देखा कि वो मायूस थे, वो सोचते थे कि शायद और कुछ लोग होते हमारे साथ तो हम ज्यादा मजबूती से बातों को रख पाते। लेकिन जो लोग ये लिख रहे हैं कि और लोग हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक फायदे के लिए अभी नहीं है। 288 लोगों ने वक्फ बिल के समर्थन में वोट दिया, तो आप ये ना भूले कि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ में वोट दिया। यानी वो 232 ऐसे सांसद थे जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। और वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, कई सारे हिंदू है, सांसद है, आपको उनको लेकर चलना है। आप डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कुछ लोग राजद पे प्रहार कर रहे हैं, कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा अभी पार्टियों के झंडे को रखना चाहिए। जो आपका साथ दे रहा है, चाहे वो सच्चे मन से दे, खुले मन से दे, आपको उनका साथ लेना पड़ेगा।
क्योंकि सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि संसद में जो है संख्या बल की जरूरत पड़ती है। तो हमें हर किसी के सहयोग को लेना पड़ेगा। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम एक होकर लड़ाई लड़ें, तो हमें पार्टियों के झंडे को घर में रखकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जो भी हमारे लिए लड़ रहा है, जो एक भी अच्छी बात कर रहा है, हमें उन्हें शाबाशी देना पड़ेगा। बल्कि हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। जो लड़ रहा है, जो हमारे लिए बोल रहा है, उनके लिए हमें दिल में हमदर्दी रखनी पड़ेगी, अन्ना फिर इसी तरह से हम इल्जाम भुगतते रहेंगे। आज हमारे साथ जो वक्फ का मामला पेश आया है, हमने कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे कुछ मुद्दे दब रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। सरकार ने सबसे पहले आपके शरीयत पर दखल डाला, 3 तलाक का मुद्दा लाया, आपको वहां टटोलने का काम किया गया। फिर आपकी मस्जिद आपसे छीनी गई। फिर उसके बाद आपको देश से दरबदर करने की साजिशें हुई, CNRC लाया गया। उसके बाद फिर जो है अब ये वक्फ वाला मामला है। आज तो आपके कौम की जमीनों पर सरकार की नजर है। वो दिन आएगा जब आपकी खुद की जमीन पर नजर होगी। क्या करेंगे आप अच्छी सड़कों का, क्या करेंगे आप अच्छे विश्वविद्यालयों का, क्या करेंगे आप अल्पसंख्यक जो है तमाम तर चीजें जो बन रही है उनका। इसी से याद आया कि आज कुछ लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो कुछ भी लिखते हैं। आज भी वो नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों को याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया। बिल्कुल किया है। सरकार में अगर 20 साल से नीतीश कुमार है तो बिहार में काम ममता बनर्जी नहीं करती, चंद्रबाबू नायडू नहीं करता, योगी आदित्यनाथ नहीं करते। सरकार में वो है तो काम उन्हीं को करना पड़ता, उनकी जिम्मेदारी थी। और जो सरकारें काम करता है वो सिर्फ जनता के लिए नहीं करती है। सरकार रोड बनाएगा तो उसी के रेवेन्यू से सरकार चलती है। नेताओं के उसी से पेट भरते हैं, झोलियां भरते हैं। सरकारों को, नेताओं को काम करना उनकी मजबूरी भी होती है। हम आप तो जो काम करते हैं उससे हमारा जो पैसा आता है, नेताओं का क्या होता है, जो सैलरी होती है तो पान पुड़िये में खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार ने काम किया है मुसलमानों के लिए, ठीक उसी तरह से किया। आप इस चीज को समझिए। जैसा कि आपके रोड के बगल में 10 लाख की संपत्ति है, जमीन है, उसकी कीमत 10 लाख है। कोई आदमी आपके पास आता है, ईद के मौके पर आपको 50,000 रुपया देता है कि जाइए बढ़िया से ईद मनाइए। फिर कुछ दिन बाद 50,000 देता है कि जाइए बच्चों का कपड़ा लीजिए। किसी मामले में 1 लाख रुपया मदद कर दिया। इस तरह से 2.5-3 लाख रुपया उन्होंने आपको दे दिया और आपको लगने लगा ये बंदा कितना हमदर्द है, ये हमारे लिए कितना सोचता है। आप उसे सर पे चढ़ा देते हैं, आप उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन कुछ दिन आपके साथ चलते हैं और धोखे से वो जो 10 लाख की जमीन थी, आपकी 20 लाख की जमीन थी, वो चुपके से वो आपके नाम कर लेता है। तब आपको पता लगता है वो हमारे पास हमारे ऊपर 3 लाख रुपया खर्च करके हमारी 20 लाख की जमीन को जो है गलती से हड़प लेने का काम किया। यही किया है नीतीश कुमार ने। हमें छोटे छोटे फायदे दिए हैं, हमें डेरामारी जैसे विश्वविद्यालय वो दिए हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक क्या जो बोलता है वो दिए हैं। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने दिया है। मदरसों के हालातों को थोड़ा बहुत उन्होंने सही किया है, नौकरियां दी है, कुछ चीजें उन्होंने दिया है जिसे हम लॉलीपॉप कह सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों को देने के बदले में वो हमसे हमारी जान चाहता है। उसकी कीमत में उन्हें हमारी जो है जिंदगी चाहिए। हमें उन्होंने CNRC में उन्होंने जो है बीजेपी का साथ दिया, उन्होंने जो है आज वक्त में उनका साथ दिया। और एक बात हम आपको ये भी बताना चाहे कि बीजेपी भी चाहती है कि मुसलमान जदयू का विरोध करे, उनका दुश्मन बन जाए, क्योंकि जदयू को भी कमजोर करना बीजेपी का जो है मकसद है। लेकिन इसके डर से भी हम जदयू का विरोध करना नहीं छोड़ सकते हैं। हमें हर वो चीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हमें ज्यादा सोच समझ की जरूरत नहीं है। हम वो कर सकते हैं, हम वही करें। लोकतंत्र में हमें जो अधिकार दिया हम विरोध कर सकते हैं, हम विरोध करें। आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है। सरकारों की नजर है आप पर, आप बहुत ज्यादा कुछ अलग बोल नहीं सकते हैं, आप कर नहीं सकते हैं, आप मजबूर हैं, आप बेबस है, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। और आपको हम बताते चले ये कोई एक दिन से नहीं है। आज जब से मुगलों की शासन हुआ करता था, आज से 600 साल 200 साल पहले से कोई तैयारी कर रहा है कि किस तरह से इस देश में से आपको भगाया जाए। अब जाकर उनके पास फुल बहुमत आया है तो वो अपना हिसाब किताब जो है वो करने में लगा हुआ है। ये कोई आज की सियासत नहीं है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो सबसे पहले वही आपको तोड़ लिया गया था, वही आपके वजूद को जो है टटोल लिया गया था और वहीं से एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या है। बहरहाल ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। आज हालात बुरे हैं, कल अच्छे भी होंगे। हमें गौर करना पड़ेगा, हमें उन लोगों को अपना मसीहा बनाना पड़ेगा, उन्हें अपना रहबर बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए बोल रहे हैं, जो लब खोल रहे हैं। अगर हम सबको खराब कहते रहे तो हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमें सहयोग लेना पड़ेगा।
जो 232 सांसदों ने थे उनमें से जो मुसलमान थे, वो जो मुसलमान नहीं भी थे, वो जो बोले हमें उनका साथ लेना पड़ेगा। हम इस बात पर भी बात करना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि आज तब अपने नेताओं को चाहते हैं कि वो बने रहे, इसे हिकमत अमली कहते हैं। कैसी हिकमत अमली, इस पर भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस बात को खत्म करना चाहेंगे। आज वक्त की जमीन की बात है, कल और दिगर बातें होगी। इसी तरह से आपको सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। आपको क्या करना है? आपको विरोध करना है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है। विदा।